हेलो फ्रेंड्स, आज हम गवर्नेंस की क्लास में आगे चल रहे हैं। हम संविधान की तुलना पढ़ रहे थे जिसमें हमें 4 देशों के संविधान का कंपैरिजन करना है, जिसमें जापान, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस। तो मैं कल आपको जापान समझा चुका हूँ। जिन्होंने जापान का वॉल्यूम ना देखा हो वो लास्ट एपिसोड देख लीजिएगा। और आज हम चल रहे हैं आगे ग्रेट ब्रिटेन पर। तो सबसे पहली बात आती है कि ग्रेट ब्रिटेन है क्या, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन को समझने के लिए ऐसे समझें, एक पर्टिकुलर एक जगह है, इस जगह का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड ये अपने आप में एक देश था और ये बहुत पहले की बात है, 15वीं शताब्दी की बात है। धीरे धीरे इंग्लैंड ने एक पर्टिकुलर एक छोटा सा हिस्सा और है, इस हिस्से का नाम है वेल्स। और इंग्लैंड ने वेल्स पर भी कब्जा कर लिया। ये कब्जा कब किया? 1535 में। जब 1535 में इस पर कब्जा कर लिया, मतलब जब इंग्लैंड प्लस वेल्स जब मिल गए तो ये कंट्री बन गया ब्रिटेन। 1535 की बात है ये, ठीक है। 1535 साफ लिख देता हूँ जिससे डाउट ना हो। 1535, ठीक है। फिर यहीं पर एक दूसरा एरिया और है इसका, ये इस पर भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस एरिया का नाम था स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ये आपस में मिल गया। और स्कॉटलैंड कब मिला? ये हुआ 1707 में, 1707 में। इस एरिया का नाम पड़ गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहां तक अब ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री बन गया अपने आप में, पूरा एक साम्राज्य बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, बहुत सारे देशों को कॉलोनी बनाया। इसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी अगर आज की डेट में पाकिस्तान को मान लेता हूं तो पाकिस्तान भी उसका गुलाम था। तो इसने ऐसे ही एक देश को अपने कंट्रोल में लिया था, उसका नाम था आयरलैंड, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, आयरलैंड की पब्लिक ने 1921 में एक रिवॉल्ट कर दिया, एक आंदोलन कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इतना हिस्सा आयरलैंड का जो था, इतना आयरलैंड आजाद बन गया और यहां पर चुने हुए राष्ट्रपति की नियुक्ति होने लगी इस हिस्से में। इसलिए इस कंट्री का तो अलग से नाम पड़ गया रिपब्लिकन आयरलैंड गणतंत्र, ठीक है। और ये जो हिस्सा था नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है। ये हिस्सा आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है। तो इसको हटा देता हूं मैं। इतना हिस्सा जो है वो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में आता, ऊपर वाला ये हटा देते हैं। ये तो अलग कंट्री बन चुका है। अब इसका पूरा जो ऑफिशियल नेम है वो ये हुआ, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। चूंकि यहां पर राजा या रानी होते हैं, यहां के सम्राट होते हैं और उनके अंडर में ये चारों एरिया है, मतलब उन पर इनका भी, मतलब मान लो सम्राट क्राउन है और क्राउन का कंट्रोल इन पर भी है, इन पर भी है, इन पर भी है, इस पर भी है। इसलिए इस कंट्री को यूनाइटेड भी कहा जाता है। यूनाइटेड क्यों? क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। और चूंकि राजा का साम्राज्य है सारा का सारा, इसे इसलिए यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन के फीचर्स देखते हैं। पहले विशेषताएं क्या है। पहली बात, ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है। अनरिटन फॉर्म का मतलब है कुछ भी लिखा नहीं है। सारा का सारा देश परंपराओं से चल रहा है, सारा का सारा देश कन्वेंशन से चल रहा है। जो परंपराएं चली आ रही हैं वही परंपराएं आज भी फॉलो हो रही हैं। कहीं पर भी रिटन में नहीं है कि एक राष्ट्रपति कि एक सम्राट होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसकी मंत्रिपरिषद में 20 सदस्य होंगे। ये कहीं पर भी ब्रिटेन में लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन कन्वेंशंस के आधार पर चलने वाला देश है। पहला, अनरिटन फॉर्म में है। दूसरा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला है। लचीले का मतलब है जब संविधान रिटन है ही नहीं, ऐसे समझो संविधान ये है, ये तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो बदलने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा।
उस प्रोसेस के थ्रू बदलोगे तभी इसमें चेंज होगा। तो ये तो रिजिड है, हिलता नहीं है आसानी से। जैसे इंडिया का रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है, आसानी से इसमें चेंज नहीं होगा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा और आधे राज्यों का जो मतलब विधानमंडल है वो इसे पास करेगा तब बदलेगा, अदरवाइज ये बदल नहीं सकता। ब्रिटेन का लिखा नहीं है, ये रहा, रिटन में नहीं है, सब परंपराएं चली आ रही हैं, तो उन परंपराओं को तो आसानी से बदला जा सकता है। इसीलिए ये संविधान जो है वो लचीला है, बहुत आसानी से संसद वहां की बदल देती है जब उसका मन करता है तब। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, दूसरा, ब्रिटेन एक यूनिटरी कंट्री है। यूनिटरी का मतलब है सिर्फ ब्रिटेन में केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें ब्रिटेन में नहीं होती। सिर्फ केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें नहीं होती। मतलब जैसे एक ग्रेट ब्रिटेन की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, तो सीधी की सीधी काउंटी होती हैं। जैसे इंडिया में है डिस्ट्रिक्ट, वैसे यहां काउंटी है। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार केंद्र सरकार और सीधी काउंटी, बस। राज्य सरकारें है ही नहीं, इसीलिए यूनिटरी कहलाता है। राज्य सरकारें होती तो फेडरल कहलाता है। जैसे भारत, मैं भारत की बात बाद में करूंगा जब कंपेयर करूंगा इन चारों का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और फिर इंडिया का, तब इनको चारों को एक बार जोड़ दूंगा बिल्कुल। तो इसका मतलब यूनिटरी है। दूसरा, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है वो सबसे ऊपर है। संसद जो है वो सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश, और लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशियरी न्यायपालिका तीनों होती हैं। ब्रिटेन में अब तो जुडिशियरी में टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे काउंटी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होंगे ही नहीं क्योंकि स्टेट नहीं है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है उसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला, हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र प्रमुख, और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार प्रमुख। क्लियर है? हेड ऑफ नेशन जो होगा वो क्राउन होगा, सम्राट होगा, राजा या रानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, और उसके अंदर में एक मंत्री परिषद होगी जिसमें मंत्री होंगे 20 होते हैं जापान की तरह यहाँ पर भी, ठीक है। और जो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। पहला, क्राउन ही होगा, सम्राट ही होगा। दूसरा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, इसमें 677 सदस्य होते हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में। नेक्स्ट, दूसरा, हाउस ऑफ कॉमन्स होगा जिसमें वर्तमान में 6, 5, 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें पब्लिक जो है ब्रिटेन की, वो पब्लिक 5 साल में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए वोट डालती है। भारत की तरह जैसे भारत की जनता लोकसभा के लिए वोट डालती है, और ये इसमें जिसे मेजॉरिटी मिलती है वो प्रधानमंत्री बनता है और उसके मंत्री बनते हैं। बस यहाँ पर फर्क इतना है भारत के सेंस में कि भारत में लोकसभा में बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, बहुत सारी हैं, एनसीपी वगैरह वगैरह। लेकिन ब्रिटेन में केवल 2 ही पार्टियां होती हैं, पहला लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। इसलिए ब्रिटेन में सामान्यतः जनरली गठबंधन की सरकार नहीं बनती, एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, उसी का बंदा पीएम बनता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर भी क्राउन रखा है और यहां पर भी क्राउन रखा है। विधायिका मतलब पार्लियामेंट का भी भाग होता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जब कानून बनाती हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा कानून बनाती हैं, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वो कानून बनता है, मतलब बिल पास करता है तो साइन राष्ट्रपति करता है। ऐसे यहाँ पर ये करता है। इसीलिए सम्राट इसका सदस्य इसलिए होता है क्योंकि सम्राट के बिना सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता। दूसरा, इसका मतलब पार्ट सम्राट इसलिए होता है क्योंकि सम्राट के नाम के बिना देश नहीं चल सकता। जैसे भारत राष्ट्रपति के नाम से चलता है, वैसे ब्रिटेन सम्राट के नाम से चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ये मनोरंजनकारी तथ्य है कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तब से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होना शुरू हुआ। 1947 के बाद ही, चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने,
ठीक है। उसके बाद चुनाव होने लग गया, तब से लेकर अब तक रामनाथ कोविंद तक भारत में अनेकों राष्ट्रपति बदल गए, अनेकों राष्ट्रपति के 5-5 साल बाद बदल गए। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, 1947 में इंडिया की आज़ादी के समय ब्रिटेन की महारानी जो थी, आज भी ब्रिटेन की महारानी वही हैं। मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई, और जब तक वो नहीं होगी तब तक उनका उत्तराधिकारी पद पर नहीं बैठा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंडिया एक गणतांत्रिक यानी कि एक रिपब्लिकन कंट्री है, जबकि ब्रिटेन एक राजतंत्र यानी कि एक मोनार्की देश है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात सुनो, इन 3 अंग हो गए, इसके 3 अंग, तीनों को अलग अलग कर देते हैं, पहला दूसरा। अब इंडिया के साथ कंपैरिजन करूंगा। एक अंग ये है कार्यपालिका, एक अंग ये है विधायिका मीन संसद, एक अंग ये है सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन में सबसे ऊपर, जैसे कल मैंने बताया था कि जापान में सबसे ऊपर जनता होती है, उसी प्रकार ब्रिटेन में सबसे ऊपर संसद होती है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना देती है, संसद कोई भी कानून बना देती है, अगर उस कानून के माध्यम से कोई गड़बड़ हो रही होगी या जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा, तो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म नहीं कर सकता। इसका मतलब ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं रखता। जबकि इंडिया में क्या है कि अगर इंडिया की संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून अगर जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, अतः वो कानून खत्म हो जाएगा इंडिया में। जबकि ब्रिटेन में यदि संसद ने कोई कानून बना दिया तो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रिटेन में सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट या संसद की सर्वोच्चता या संसद की संप्रभुता का सिद्धांत कार्य करता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है या कितनी सबसे ऊपर है, इसकी पावर कितनी है, इस बारे में ब्रिटेन के एक एडवोकेट थे, उन्होंने एक बात कही थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, सिवाय एक पुरुष को महिला नहीं बना सकती और इस महिला को एक पुरुष नहीं बना सकती। ये स्टेटमेंट उनका बहुत फेमस है। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट की पावर को इंगित करने वाला एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था। अतः ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, ऐसे समझो कॉन्स्टिट्यूशन यहां होता तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है नहीं, इसकी पावर को भी ये खत्म कर सकती है, इसकी पावर को भी ये खत्म कर सकती है, तो सबसे ऊपर ब्रिटेन में पार्लियामेंट हो गई। इसीलिए ब्रिटेन में इसकी सोवरेनिटी काम करती है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन का अगला प्रिंसिपल, ब्रिटेन के एक एडवोकेट थे लॉर्ड A.V. डाइसी ने एक प्रिंसिपल दिया था, रूल ऑफ लॉ, कानून का सिद्धांत, और कहा था ब्रिटेन में यही फेमस है, सबसे ज्यादा प्रचलित यही है। कानून के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन में 3 नियम होते हैं। पहला सुपरमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोच्चता। मतलब ब्रिटेन में जनता के अधिकार सबसे ऊपर होंगे, जनता के अधिकारों को तोड़ने वाला कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। अर्थात ब्रिटेन में इसके राइट, इंडिविजुअल के राइट, मतलब आपके राइट, व्यक्ति के राइट सबसे ऊपर माने जाते हैं। दूसरा, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, हिंदी में बोलते हैं स्वैच्छिक शक्ति का अभाव बोला है मैंने, अभाव मतलब नहीं होगी। स्वैच्छिक शक्ति का मतलब है मनमानी नहीं चलेगी, स्वैच्छिक का मतलब स्वेच्छा की शक्ति, मतलब मेरी इच्छा है मैं ये करूंगा, ये शक्ति का अभाव है, मतलब एब्सेंस है, ये नहीं होगा। जैसे मैं पुलिस वाला हूं, मेरा मन करता है मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, क्यों करूंगा? मेरा मन करता है, मेरी इच्छा है, इसलिए गिरफ्तार करूंगा। ब्रिटेन में यह सिद्धांत काम नहीं कर सकता। डाइसी कहता है नहीं, मनमानी नहीं चलेगी, कानून में जो लिखा हुआ है वही होगा। कानून में लिखा है कि इन्होंने चोरी की है तो ये गिरफ्तार किए जाएंगे और जेल में डाले जाएंगे, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। गलती करोगे तो अपराध के कारण आपको सजा मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, तीसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
इसका मतलब है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के आगे सब बराबर होते हैं, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सारे कानून सभी पर बराबर रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कानून गरीब के लिए होगा, अमीर के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के लिए होगा, दूसरी जाति के लिए नहीं होगा, सबको बराबर मानता है। अर्थात ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत काम करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक भी समझ में आया गया होगा। लास्ट ब्रिटेन का जो मेन फीचर है वो है शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल। यही बस थोड़ा सा आपको अटकाएगा कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना ताकि गड़बड़ ना हो। देखिए ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, पहला है लेबर पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। मान लेता हूं मैं कि इस पार्टी की सरकार है और इस पार्टी का एक बंदा पीएम, एक बंदा होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, एटसेट्रा मिनिस्टर। तो देखो ये लेबर पार्टी की सरकार है, तो लेबर पार्टी के मंत्री और प्रधानमंत्री सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इस बात की नजर रखने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की भी एक अपनी कैबिनेट होती है। जैसे इसके ही विपरीत होगा अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, वैकल्पिक प्रधानमंत्री, अल्टरनेटिव होम मिनिस्टर, अल्टरनेटिव डिफेंस मिनिस्टर, अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अल्टरनेटिव ये। बस ये करते क्या है, दो काम करते हैं। दो, पहला जिसकी सरकार है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री ये सही काम कर रहे हैं, इनके काम पर नजर रखते हैं। दूसरा, ये गड़बड़ करते हैं तो इन्हें क्रिटिसाइज करके समझाते हैं कि ऐसा ना करें। तीसरा, कल को जब लोग इनके हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हों और इनकी सरकार गिर जाए और इनकी सरकार बने तो इन पर नजर रखते रखते ये इतना सीख जाएं कि अपनी सरकार आसानी से चला सकें। इसी को कहते हैं, ये है कैबिनेट, रियल कैबिनेट, और इसी को कहते हैं शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट की परछाई के रूप में चलेगी। जैसे जैसे मंत्रिमंडल जो काम करेगा उसकी परछाई के रूप में उसके पैरेलल चलेगी। मैं जब चल रहा हूं तो मेरी परछाई पीछे पीछे चल रही है, वैसे ही चलते चले जाएंगे। ये ब्रिटेन के सिद्धांत, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक स्पेशल फीचर माना जाता है। इंडिया में ये फीचर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आपको समझ में आया होगा और सबसे बड़ी विशेषता है कि लिखित नहीं है, इसलिए आसानी से बदल जाता है। संसद सबसे ऊपर होती है, संसद से ऊपर कुछ नहीं होता और अधिकांश फीचर इसके ब्रिटेन के साथ भारत के साथ मिलते हैं। बस फर्क इतना है, जो फीचर नहीं मिलते हैं वो बता दे रहा हूं क्या क्या है। पहला, ब्रिटेन में राजा रानी होता है, अर्थात ब्रिटेन मोनार्की है। दूसरा, भारत में राष्ट्रपति होता है, अर्थात भारत जो है वो गणतंत्र है। दूसरा सिद्धांत, भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह साहब जो थे वो क्या कहते हैं, राज्यसभा के मेंबर थे। इंदिरा गांधी एक बार राज्यसभा की मेंबर थी, एच.डी. देवेगौड़ा एक बार राज्यसभा के मेंबर थे और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी ये लोकसभा के मेंबर हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके बाकी मंत्री सब के सब निम्न सदन, दो सदन बताए थे मैंने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके सदस्य सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हो सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर कभी भी मंत्री नहीं बनेंगे। तीसरा अंतर, जो चौथा है, तीसरा गिनती के लेना कौन सा, वो ये है कि ब्रिटेन में वही मंत्री बनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होगा। भारत में कोई भी जो सांसद नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सांसद बनना होगा। ब्रिटेन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जापान आपको समझ में आ गया होगा, ब्रिटेन आपको समझ में आ गया होगा और जापान और ब्रिटेन के साथ भारत की तुलना भी समझ में आ गई होगी। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर बाद में अगले दिन फ्रांस और फिर इन चारों देशों का भारत के साथ कंपेरिजन करूंगा एक साथ मिलाकर। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और दूसरों से कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। थैंक्स।